थोड़ा सड़कों पे पानी है। ठीक, चलिए गुड मॉर्निंग, कम फास्ट सर जी। आ गए, कोई बात नहीं, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है ना। मोमोज मार्केट में सुबह सुबह मोमो कौन खाता है भाई? शायद आयान जी आपकी बात सही है, पर हम तो कई वीडियो में आए नहीं थे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम शाहिद जमाल जी। चलिए, थैंक यू। चलो चलो, अभी तक ये बताओ कि पिछले जो भी 4-5 क्लास या लेक्चर चले होंगे जीव और समष्टियों से और पारिस्थितिकी तंत्र वाले चैप्टर से, उसमें जितने टॉपिक पढ़े थे उतने टॉपिक क्लियर है कि नहीं, मुझे बस इतना बताओ। क्योंकि आज से हम लोग एनसीईआरटी को शुरू करेंगे, एनसीईआरटी में जैसी हेडिंग दी हुई है, ठीक है ना, और उसके में जो भी जानकारी दी गई है। रोशन कुमार जी, आपका उल्का पिंड चला गया और हम लोग बच्चे भी हैं, ठीक है ना। चलो, रेड डाटा बुक पढ़े थे, अच्छा ठीक है। रेड डाटा बुक कैसा है? जिसमें लुप्त हो रहे या विलुप्तता के कागार पर पहुंचे जीवों को क्या दिया जाता है? स्थान दिया जाता है, ठीक है ना। नहीं गिरा भाई उल्का पिंड, कौन गिरा रहा था रात को उल्का पिंड? यस सर जी, क्लियर है। आवाज सबकी आती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैसेज भी सबका आता है। मैसेज आवाज कह रहे हैं, आवाज मेरा जा रहा है सबके पास और मैसेज सबका आ रहा है। चलो, जेड डीएनए को जिग जैग डीएनए कहते हो, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा होता है उसका संरचना। ठीक, चलो, जय मां सरस्वती एसपी सर। हाँ ठीक है, ये देखो मकड़ा उतर रहा है नीचे। क्या भैया, सुबह सुबह कहाँ आ रहे हो इस पे। चलो, अब क्लास जारी करते हैं। हाँ, IUCN। चलो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो एकदम अब एनसीईआरटी को शुरू करते हैं, क्योंकि जितना भी बेस में क्लियर करना था वो पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर है। सर जी हम तो नहीं बचे सर, ऊपर से क्लास कर रहे हैं। अच्छा, चलो, ये मुझे थोड़ा सा आप लोगों को समझाना है, बाद में उसको समझा लेंगे अभी, क्योंकि बीच में आएगा वो। तो आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं पारिस्थितिकी को, पहला हेडिंग ले रहे हैं इकोलॉजी को, और फिर से एकदम एनसीईआरटी के हिसाब से जैसा चला हुआ है उसी हिसाब से चलाया जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला हेडिंग क्या हो गया? इकोलॉजी। इकोलॉजी, या इसे हम लोग क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी। अगर किसी बच्चे को इसकी परिभाषा लिख पाए कमेंट में तो जरा एक बार लिखे, तब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। इसमें कुछ चीज़ें एनसीईआरटी वाले बुक से एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, जिसको मैं अब लिखूंगा, क्योंकि पारिस्थितिकी की परिभाषा आप लोगों को फिलहाल एक बताए हैं हम, ठीक है ना। ठीक है, कृष्ण कुमार केसरी जी, जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हो, मतलब एक ऐसा पौधा या जीव या जंतु जिसके आनुवांशिक लक्षणों को बदल दिया गया है। किसकी सहायता से? जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से। कितने एंजाइमों का उपयोग करके? 5 एंजाइमों का। पौधा होगा तो लाइसोजाइम, लिटिक, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज और क्लोरैम्फेनिकल। और अगर जंतु होगा तो वही लाइसोजाइम हटा दोगे, ठीक है ना। सर नोट्स क्यों नहीं मिल रहा है? कल बाबू हम पूरा एडिट करके भेज दिए हैं, उसमें आपका सब्जेक्टिव अलग है, थियरी अलग है, दोनों ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। इकोलॉजी, इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के अंतर्गत उसके पर। हाँ बोलो। जिसको नोट्स दिए हैं वो कहा है कि आज शाम तक चला जाएगा सारा नोट्स, ठीक है ना। ठीक है ठीक है, वो कह रहा है कि सर आप ही बोल दीजिए, चला जाएगा, ठीक है ना। किसी जीव का वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक। तो पहले तो लिखेंगे क्या? वही परिभाषा, किसी जीव के पारस्परिक, किसी जीव का लिख लो, चलो, किसी जीव का वातावरण से संबंध स्थापित करना, या करने की क्रिया, स्थापित करने की क्रिया इकोलॉजी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। अभी ये परिभाषा अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल किसका वर्णन किया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे हो सकता है आपका गलत हो जाए। यहाँ पे हमने एक जीव को लिया है और एक वातावरण को लिया है, मतलब जीव तो बायोटिक फैक्टर हो जाएगा सजीव वाला, और वातावरण क्या हो जाएगा? ए बायोटिक फैक्टर होगा, जिसमें हम उसको निर्जीव कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग संबंध केवल किसके बीच में बता रहे हैं? दो चीजों के बीच में। एक बता रहे हैं बायोटिक, और दूसरा बता रहे हैं जो संबंध है ए बायोटिक।
एबायोटिक। मतलब इस परिभाषा के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए, एकदम ध्यान से पढ़ना, आसानी से समझ में आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सर जी, आई एम वेरी लेट। कोई ना कोई रोज लेट रहता है तो उसको लेके परेशान मत रहो, ठीक है ना। किसी जीव से वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को एग्रीकल्चर बॉय जी ने लिखा पारिस्थितिकी कहते हैं। पर हमने उसमें किसको कंपेयर किया है? केवल दो चीजों को, जीव जो बायोटिक फैक्टर है या जैवीय कारक है, और वातावरण जो एबायोटिक या अजैवीय कारक है। पर केवल कहलाती है, दो बार हो गया है, अच्छा ठीक है ठीक। पर केवल बायोटिक का एबायोटिक से ही नहीं कंपेयर करना है हमको, बायोटिक को बायोटिक से, बायोटिक को बायोटिक से, और एबायोटिक को एबायोटिक से। अब इसका एग्जांपल अगर कोई बच्चा दे पाए, मतलब यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? जैवीय, जैवीय को अजैवीय से, अजैवीय से, और इसको लिख सकते हैं हम लोग जैवीय को जैवीय से, और इसको लिख सकते हैं अजैवीय को कंपेयर करना है किससे? अजैवीय से। कोई उदाहरण दे सकता है तो बताओ जरा। तो वातावरण में पारिस्थितिकी, अच्छा प हो गया यार, हिंदी थोड़ा सा उच्च लेवल का है मेरा, पारिस्थितिकी, चलो ठीक है ना। अब मुझे इसका एग्जाम्पल अलग अलग कोई बच्चा अगर लिख पाए तो ये समझाओ जल्दी से। बायोटिक का एबायोटिक से, उसका उदाहरण क्या है कि ऐसे कोई जंतु है जैसे मनुष्य, मेरा वातावरण से क्या लेना देना है, इसका संबंध स्थापित करना पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक। दूसरा बायोटिक का बायोटिक से, मनुष्यों का पौधों से क्या लेना देना है, ये क्या हो जाएगा? बायोटिक, क्योंकि पौधे भी सजीव है, मनुष्य भी सजीव है। और यहाँ पे कह रहा है क्या बोलते हैं, मनुष्य सजीव है, और बायोटिक में ले लोगो वातावरण, वातावरण में जो भी गैसें वगैरह है वो क्या है? निर्जीव है। और यहाँ एबायोटिक का एबायोटिक से कहने का मतलब तापमान का जल से क्या लेना देना है कि तापमान बढ़ेगा तो जल अवशोषण की क्रिया बढ़ जाएगी, तापमान घटेगा जल अवशोषण की क्रिया घट जाएगी। तो अब एक परिभाषा अगर अलग से लिखना हो, प्रीति यादव जी सबका कमेंट आ रहा है, ठीक है ना। हम लोग कहीं और रहते हैं, कबीर जी, राशिद जी, ठीक है ना, ठीक है अभिषेक भारती जी। तो अगर वहां परिभाषा लिखना हो, किसी जीव का वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को इकोलॉजी कहते हैं, जिसमें जैवीय का अजैवीय से संबंध स्थापित किया जाता है, जैवीय का जैवीय से संबंध स्थापित किया जाता है, और एबायोटिक का एबायोटिक या अजैवीय कारकों का अजैवीय कारकों से संबंध स्थापित किया जाता है। इतनी परिभाषा लिखोगे तब जाके वो पूरा सही आंसर होगा या माना जाएगा, ठीक है ना। हाँ पूरा सही है रेशमा जी, आपका आंसर पूरी तरीके से सही है। हाँ वातावरण से पानी हो सकता है, क्योंकि पानी सुबह रात को 1 लीटर भर के रखोगे तो सुबह तक 2 लीटर नहीं हो जाएगा, तो वो है जैवीय कारक है, ठीक है ना। बायोटिक में ह्यूमन और प्लांट आएंगे, बैक्टीरिया आएगा, फंजाई आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, ऐसे प्लाज्मोडियम आएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगे, ठीक है। विवेक कुमार जी बताइए, ये 3 बातें अब क्लियर है? अगर ये 3 बातें क्लियर हो तो बताओ, ये 3 बातें अगर क्लियर हो तो बताओ। माइकोराइजा, सब इसी परेशानी में रहते हैं कि मेरा कमेंट जा रहा है कि नहीं। चलो ठीक, अब मुझे बताओ जल्दी, यहाँ तक क्लियर हो तो बताओ जल्दी करो। यस सर जी क्लियर है। आज कमेंट स्लो क्यों आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ ठीक, यस सर क्लियर है। चलो मुस्कान जी मोइट पे अटक गई हैं, जो इस साल के पेपर में आया था 2 नंबर के क्वेश्चन में, रोज एक ही क्वेश्चन पूछती हैं। यस सर ठीक है, बुक प्रिंटिंग के लिए गया बाबू, ठीक। हाँ जीव में कुछ भी हो सकता है, पर वो सजीव हो सकता है, होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे फिर अगर पूछा जाए, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं, चलो बताओ। पारिस्थितिकी के जनक, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी के जनक कौन है, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं आपको हम, बस अब एनसीईआरटी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सारे हेडिंग को, ठीक है ना। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है पहले बताइए। चलिए प्रोफेसर अरुण मिश्रा, नहीं गलत है, आर मिश्रा जी, हाँ। जिनका पूरा नाम क्या है जरा कोई बताए तो, जिनका पूरा नाम क्या है? पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर आर मिश्रा है, जिनका पूरा नाम क्या है जल्दी बताओ। कोई बच्चा देखते हैं लिखता है। रेटर ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, श्रुति कुमारी जी, ठीक है। पारिस्थितिकी के जनक वो नहीं है, ठीक। अब एनसीईआरटी को जोड़ रहे हो, जितना पिछला चैप्टर पढ़े थे लेक्चर उतना, ठीक है ना। आर मिश्रा का पूरा नाम रामदेव मिश्रा, यो करके कोई बच्चा है जिसको क्वेश्चन मार्क नाम पे लिखा हुआ है उसने, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर रामदेव
अब रामदेव बाबा जी नहीं है ये, ठीक है ना, मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ये किसके क्या है, पारिस्थितिकी के क्या है, जनक हैं, ठीक है ना। चलो अब बताओ पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। चलो अगला है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। शब्द को कहीं कहीं टर्म भी लिख देता है तो कंफ्यूज मत होना। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, जल्दी बताओ। रेटर ने। ईयर कोई बताए, रेटर ने किया था, कोई ईयर बताओ जरा तो। रीडर नहीं है भाई, रेटर है, ठीक है ना। रेटर ने किया था कब, 1868 में, ठीक। रेटर ने किया था 1868 में, ठीक। दूसरा ये क्या है, एक जंतु वैज्ञानिक है, इस बात का भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा एक बार। ये क्या है, जंतु वैज्ञानिक। तो प्रोफेसर आर मिश्रा या रामदेव मिश्रा भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक। और कौन हो गया, रेटर, जिन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया, और वो एक क्या है, जंतु वैज्ञानिक है। इतनी बातें अगर क्लियर हो तो मैं अगले स्लाइड पे जाऊं। पारिस्थितिकी से कह रहा हूं, किसी जीव का वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी जैवीय कारक का अजैवीय कारक से, किसी जैवीय कारक का जैवीय कारक से, किसी अजैवीय कारक का अजैवीय कारक से संबंध स्थापित किया जाता है, जिसके आधार पर बायोटिक में मनुष्यों का वातावरण से क्या संबंध है, उदाहरण के तौर पर मनुष्यों का पौधों से क्या संबंध है, और मनुष्य और कौन सा है, बायोटिक, और अच्छा ये बायोटिक, और कह सकते हो कि जल का तापमान से या वायु से क्या संबंध है, ठीक है ना। इसके आधार पर पारिस्थितिकी के जनक भारत में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रेटन ने 1868 में किया, जो एक जंतु वैज्ञानिक है। नोट्स ऐप पे मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, पूरा नंबर मिल जाएगा, इतना बहुत है, ठीक है ना। ठीक है मुकेश जी, मनकेश मनकेश जी, ठीक है ना, जयंत वैनिक। विष्णु कुमार जी बताइए, सुबह सुबह अच्छी बात नहीं है ये। बायोटिक का मतलब है जैवीय, क्या लिखा है, बायोटिक को मैंने यहाँ पे लिख दिया है जैवीय, ठीक है ना, वही ब्रैकेट हिंदी में लिखा है, ठीक है ना। हेडेक कहते हैं उसको, आपने अपना नाम क्वेश्चन मार्क जो भी सेव किया है उसको हेडेक कहते हैं, ठीक है ना, सिर में जब दर्द या माइग्रेशन हो रहा है तो, ठीक है ना बाबू, ठीक। चलो ठीक है, अगले परिभाषा पे आते हैं। एक वैज्ञानिक है अर्नेस्ट हेकल, उन्होंने कहा कि वातावरण के कार्बनिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। वातावरण का या वातावरण के पारस्परिक संबंधों संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहता है, वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। किसने कहा था, अर्नेस्ट हेकल ने। किसने कहा था, अर्नेस्ट हेकल ने 1870 में। किसने कहा था, अरे यार, अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल ने कब, 1870 में। तो बोले थे ना कि सभी वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं कुछ लोगों ने दी हैं, तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि ऐसे करके किसने यह कहा था कि पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, तो वो हो जाएगा कौन, अर्नेस्ट हेकल, ठीक है ना। चलो जल्दी बताओ। बायोटिक का एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, चलो लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख लो, बायोटिक का एबायोटिक से। चलो, पौधों का जल से क्या संबंध है, तो पौधा हो जाएगा बायोटिक और एबायोटिक हो जाएगा जल। यहाँ पे लिख लो कौन कौन से हैं दोनों, बायोटिक। यहाँ पे लिख लो मनुष्यों का पौधों से क्या संबंध है, क्योंकि भोजन के रूप में पौधों को हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ एबायोटिक का बायोटिक से, तापमान का जल से क्या संबंध है, ठीक है ना। इसका उदाहरण मिल गया अब, ठीक है। नोट शाम तक मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलो अगला परिभाषा अगर देखा जाए किसका लिखा हुआ, ये तो समझ में लो, ये तो क्लियर होगा। अगला परिभाषा है ओडम का।
उन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं प्रकारों का अध्ययन। क्या लिखोगे? पारिस्थितिकी की संरचना एवं प्रकारों को फंक्शन कह सकते हो, ठीक है ना इंग्लिश में। फंक्शन का अध्ययन हो गया, पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। किसने कहा था? ओडम ने, ठीक ना। किसने कहा था? ओडम ने। किसने कहा था? ओडम में। फिर परिभाषाएं हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही जरूरी है, उतना वो पूछेगा नहीं, ठीक है ना। बायोटिक का मतलब सजीव है ना सर? हाँ सर, बायोटिक का मतलब सजीव है। देखो चैप्टर ये पूरा तरीके से थियरी या सब्जेक्टिव वाला है, ठीक है ना, लिखने वाला, तो एकदम पेशेंस के साथ लिखते रहो, ठीक है ना। ठीक, सिर्फ लिखने की आदत इस चैप्टर में डाल लो, ना ज़्यादा फिगर आने वाला है ना कुछ, ठीक है ना। हाँ एग्जाम में पॉइंट में लिख सकते हो, पर फ्लो चार्ट बना दोगे तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में कि किसने यह कहा था कि पारिस्थितिकी की संरचना एवं उसके प्रकारों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, तो ये हो जाएंगे कौन? ओडम। किसने यह कहा था कि वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, तो वो कहा था किसने? अर्नेस्ट हेकल ने, ठीक है ना। फिर पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है? किसी जीव के वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हो? पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत किसके बीच संबंध स्थापित किया जाता है? जैविक अजैविक जैविक कारकों का अजैविक कारकों से, जैविक का जैविक कारकों से, अजैविक का अजैविक कारकों से। फिर कह रहा है पारिस्थितिकी के जनक भारत में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, और इकोलॉजी या शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रेटर ने 1868 में, जो एक जंतु वैज्ञानिक है। फ्लो चार्ट मतलब जैसे एक तरीके से लिखोगे उसको, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद उसकी थियरी लिखा करो, ताकि एग्जामिनर को अगर आपका थियरी जो आंसर में लिखे आपने सब्जेक्टिव, उसको पढ़ने का मन ना हो तो उससे वो पता लगा ले फ्लो चार्ट से कि कितना आप लोगों ने इसमें लिखा होगा, क्योंकि फ्लो चार्ट में तो ऐसी भी सारी जानकारी आप लोगों ने दी होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। ठीक, क्या लिखोगे इसमें? देखो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर, परिभाषाओं के आधार पर पारिस्थितिकी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। कोई बताना चाहेगा? किया गया है। अगर कोई बताना चाहे उन 2 भागों का नाम तो बताओ जल्दी से, देखते हैं किसको याद है। ये पहले हम बता चुके हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? चलो जल्दी बताओ अगर किसी को आ रहा है तो। हाँ, सुमित्रा गुप्ता जी का आया है, यूट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी, स्वयं पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। पहला क्या है? यूट इकोलॉजी, दूसरा है सिन इकोलॉजी, इसको कहते हो स्वयं पारिस्थितिकी, और दूसरे को कहते हो समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, स्वयं पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी, ठीक है ना। और टी इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। हाँ ठीक है, सबका आंसर सही आया। कि देखो इस चैप्टर से तुमको सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, बाकी सब तुम्हारा किस में आएगा? या तो शॉर्ट आंसर में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, या तो ऑब्जेक्टिव में। लेकिन इस चैप्टर से तुमको सिर्फ एक लॉन्ग आंसर तैयार करना, वो भी कौन सा? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जैवीय और अजैविक कारकों का अध्ययन करें। यही तुम्हारा एक ही क्वेश्चन आना है, आप चाहे इसको क्वेश्चन में ले लॉन्ग आंसर में या तो ना ले, ठीक है ना। तो ज्यादा फोकस करना एक ही क्वेश्चन पे, वो आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसके जैवीय और अजैवीय कारकों का अध्ययन करें, बस इतने पे फोकस करना, बाकी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा।
तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? किसी जीव का वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को पारिस्थितिकी कहते हैं, जिसमें जैवीय कारकों का जैवीय कारकों से, जैवीय कारकों का अजैवीय कारकों से और अजैवीय कारकों का अजैवीय कारकों से संबंध स्थापित किया जाता है। भारत में, फिर उसमें लिखोगे, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक प्रोफेसर आर मिश्रा माने जाते हैं, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रेटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इतना लिखोगे। फिर लिखोगे क्या? पारिस्थितिकी की विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं दी हुई हैं, जिसमें पहला हेडिंग डाल लेना क्या? अर्नेस्ट हेकल। इनके अनुसार वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। दूसरा हेडिंग डाल लेना ओडम। पारिस्थितिकी की संरचना एवं प्रकारों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। फिर लिखोगे, इन परिभाषाओं के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना? ठीक है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वयं पारिस्थितिकी, दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी। दोनों की परिभाषाएं लिखना और फिर उसमें आ जाना जैवीय और अजैवीय कारकों पे। ठीक है ना? ठीक, चलो। लाइकेन को बोला जाता है, ठीक है ना, समीर जी। ठीक है रवि प्रजापति जी, थोड़ा बहुत दिमाग अपने भी लगाइए, ठीक है ना, हम तो लगा ही रहे हैं, साथ में लगाएंगे तो दोनों लोगों को समझ में आ जाएगा। वो अभी हम लिख के बता देंगे, ठीक है ना। देखो कुंदन कुमार मौर्य जी कह रहे हैं सर लेट हो गया अभी को, देखो इतनी बड़ी बात। ठीक, तो पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं क्या? स्वयं पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी, स्वयं पारिस्थितिकी, स्वयं पारिस्थितिकी। ठीक है ना? इसमें क्या लिखते हो? स्वयं पारिस्थितिकी में एक जीव या उसी जाति के जीवों का अध्ययन, समस्त जीवों का अध्ययन और उसका पारस्परिक संबंध किससे? वातावरण का। मान लो कह रहा है मनुष्य की एक जाति है, या तो मेरी बात कर लो या पूरे मानव जाति की बात कर लो, ठीक है ना। मेरा वातावरण से या पूरे मानव जाति का वातावरण से क्या संबंध है, इसको समझाने की क्रिया का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। जनसंख्या पर पड़ने वाला जलवायु कारक का वर्णन बताइए ना सर जी, वो टॉपिक लास्ट में है, ठीक है ना। ओडम एक वैज्ञानिक है और क्या है? ठीक, देखो पिछले साल इससे रिलेटेड लॉन्ग आंसर तो आया नहीं है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिए, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसके जैवीय और अजैवीय कारकों का अध्ययन करें, ठीक है ना। ठीक, प्रणाम गुरु जी, कुंदन कुमार मौर्य जी। चलिए ठीक है, ना ऐसा कुछ नहीं है अमित जी। उषा कुमारी जी कुछ काम अपने भी कर लीजिए, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सालू जी, कि आपका कमेंट ना पढ़े हम। ठीक, चलिए चलो, यस सर जी। ठीक, अब इसी में क्या लिखोगे? किसी जीव, ऐसे लिख लो, किसी एक जीव या एक ही जीव के, एक ही जीव के, ठीक है ना, समस्त, एक ही जीव के सभी जातियों, ऐसे लिख लो, सभी जातियों का वातावरण से, वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया, संबंध स्थापित करने की क्रिया, स्वयं पारिस्थितिकी कहलाती है। स्वयं पारिस्थितिकी कहलाती है, ठीक है ना, इतनी बात। और दूसरा जो लिखा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं क्या? समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी, तुम यही लाइन बाई लाइन अगर आंसर शीट में लिख के आओ तब भी तुमको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना, ज़्यादा परेशान मत होना। तुम यही लाइन बाई लाइन लिख के आओ तब भी तुमको पूरा नंबर मिलेगा। जैसे मनुष्य होगा सर, हाँ मनुष्य का, या तो एक ले लो, मेरा बात कर लो, या मेरे जैसे सभी अपने भी बात कर लो, सबके समूह को बोलोगे क्या? ओडम थॉर के पिता थे, वो दूसरे हैं, ठीक है ना, ऐसे कंपेयर मत करो, ठीक है ना। ये तो फिर ओरायन बेल्ट जो रात को तारों का सब समूह बनता है उसमें भी कह दोगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। सभी लोग फालतू बकवास कर रहे हैं, नहीं भाई क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा क्या है? अनुकूलन क्या है? जब वातावरण के अनुसार तुम अपने आप को उसमें ढाल लेते हो या ढालने की क्रिया करते हो तो उसे अनुकूलन कहते हैं, जिसमें तापमान का, जल का, वायु का, वर्षा का, सबका रोल होता है, ठीक है ना।
हाँ ठीक है, अच्छी बात है राजन जी, रिवीजन हो रहा है तो ठीक। अब आ जाओ समुदाय वाले पे, इसमें लिखोगे क्या, एक ही स्थान पर, देखो जो पिछले क्लास में जितनी भी चीजें पढ़े हो वो पूरे चैप्टर से छोटा छोटा था, अब सबको एक जगह जोड़ रहा हो कि कौन कैसे स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, ठीक है ना। हाँ सोनम भाती जी, चलिए ठीक है, तो इसमें लिखोगे एक ही स्थान, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जातियों विभिन्न जातियों विभिन्न जातियों का वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया, संबंध स्थापित करने की क्रिया, संबंध स्थापित करने की क्रिया समुदाय पारिस्थितिकी कहलाती है। अभी इसमें भी तुमको कुछ नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर ये एक बार हो गया है, ठीक है ना। समुदाय पारिस्थितिकी कहलाती है। अब एक ही स्थान पर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे बैक्टीरिया वायरस फंजाई सब है, ठीक है ना, इसी आसपास आपके घर के, पर सबका वातावरण तो एक ही है ना। नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हो। यही अगर तुमको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ, अभी तुमको देखो कितना अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी को थोड़ा सा मैं छोटा सा कर दूं और यहाँ एक क्वेश्चन मैं लिख दूं, चलो थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो उसका कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर लिया जाए। मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, ठीक, चलो प्रश्न ये आ गया, मान लो लॉन्ग आंसर में आएगा 5 नंबर का, ठीक है ना। तो मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, हो गया। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले जैवीय तथा अजैवीय ठीक है सर, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रभावित करने वाले जैवीय तथा अजैवीय कारकों का वर्णन कीजिए। मान लो क्वेश्चन दे दिया ऐसे, ठीक है ना, का वर्णन कीजिए या करे लिख दे, हो सकता है कीजिए हिंदी गलत लिखी हो, ठीक है ना, तो मेरे अपने भरोसा नहीं होता कभी कभी। वर्णन करे, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर। 20 मिनट सुन लो। परसों का सीना फाड़ कर वही बहता है जो अक्सर पर्वतों का सीना, इन्हें समुद्र होना होता है, बस एक गाना है, ठीक है ना, सर्च करना कभी यूट्यूब पे तुम लोग। वह कैसे, आई थिंक, ओहरे ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। सुनना, उसके बाद तुमको समझ में आएगी, ठीक है ना, जितने भी बच्चे इसको लिखा है। एक वाला करके फोन करके कीजिए, एक वाला करें को करने कीजिए, मतलब माधवी कुमारी जी आपका कहने का मतलब समझ में नहीं आया। हाँ एक बार पूछा है वही क्वेश्चन कह रहा है, वो भी यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, बाकी सब लगोत्री ही आया है इससे, तो उस बात को लेकर परेशान मत रहना, ये क्वेश्चन तो तुम्हारा वैसे भी याद हो जाएगा। आप सुनो, देखो इसको डिवाइड कैसे किया है, इसमें कितने सेक्शन है। पहला सेक्शन तो ये पूछा है कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, ठीक। दूसरा कह रहा है इसे प्रभावित करने वाले जैवीय तथा अजैवीय कारकों का वर्णन कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारे में कैसे पूछेगा, 1 + 2 + 2 = 5, ऐसे लिखा रहेगा तुम्हारे बुकलेट में, प्रश्न पत्र में, ठीक है ना। आज बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है नीलम कुमारी जी, ठीक है, 2 मिनट का समय दीजिए, अभी ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया है, मान लो पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले जैवीय तथा अजैवीय कारकों का अध्ययन करें, और क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का। तो ये ऐसे डिवाइड रहेगा 1 2 2 करके, टोटल 5 नंबर का, ठीक है ना। हाँ पूछता है, ठीक। तो पहले क्वेश्चन 1 नंबर किसके लिए है, पारिस्थितिकी के लिए, 2 नंबर किसके लिए है, जैवीय कारकों के लिए, और 2 नंबर किसके लिए है, अजैवीय कारकों के लिए। ये तुमको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। विष्णु कुमार जी कमेंट पढ़ लेंगे,
चलिए ठीक है। तो इसमें कहेगा क्या, पारिस्थितिकी पहला हेडिंग डालोगे, फिर उसमें लिखोगे किसी जीव का वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को इकोलॉजी कहते हैं, जिसमें जैवीय कारकों का अजैविक कारकों से, जैविक कारकों का जैविक कारकों से और अजैविक कारकों का अजैविक कारकों से संबंध स्थापित किया जाता है। पारिस्थितिकी के जनक भारत में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा माने जाते हैं, जबकि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग रेटर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो एक जंतु वैज्ञानिक थे। ये हो गया पारिस्थितिकी के बारे में। फिर अगला हेडिंग डालोगे उसी में कि पारिस्थितिकी के विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। पहला ओडम, ओडम के अनुसार मान लो पारिस्थितिकी की संरचना एवं प्रकारों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। दूसरा मान लो अर्नेस्ट हेकल, वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। फिर अगर कहेगा इसके प्रकार के वर्णन कीजिए, तो पहला हो जाएगा स्वयं पारिस्थितिकी, दूसरा हो जाएगा समुदाय पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी में क्या लिखा हो, किसी एक जीव का एक ही जीव के सभी जातियों का वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को स्वयं पारिस्थितिकी कहते हैं। जबकि दूसरे हेडिंग में क्या लिखोगे, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जातियों के वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को समुदाय पारिस्थितिकी कहता है। अब इसे प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, ये लिखोगे, ठीक है ना। तो अगला आ जाओ क्या, पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। चलो, किसी बच्चे ने सही लिखा कि कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक। तो इसमें क्या लिखोगे, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, एक है जैवीय कारक और दूसरा है अजैवीय कारक। तो हम उसको पढ़ाएंगे नहीं, बस उसका चार्ट बना दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। पहला इधर एक तरफ हम लिख दे रहे हैं जैवीय कारक, जैवीय कारक, और दूसरा एक तरफ लिख दे रहे हैं अजैवीय कारक, अजैवीय कारक। अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जैवीय कारक कौन कौन से थे और अजैवीय कारक कौन कौन से थे। एसके श्याम कुमार जी, बस इतना समझो कि आप जिस वातावरण में रहते हैं, आप एक जीव है, आपका वातावरण से क्या संबंध है। आप वातावरण से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पौधे ले रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। पौधे मिट्टी से जल अवशोषित कर रहे हैं और उस जल से ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो इन सबका संबंध आपस में कि क्या रिलेशन है, उन सबका अध्ययन ही क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर कह रहा है कि केवल जैवीय और अजैविक कारक पूछा है तो हाँ चलो ठीक है। गुरुजी मेरा आज हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, ठीक। इसमें पहला क्या लिख लोगे, अजैवीय कारकों में मान लो लिख लिए जल, दूसरा क्या लिखिए, वायु, तीसरा क्या लिखे, प्रकाश, चौथा क्या लिखे, डी वाला मान लो तापमान, तापमान, पांचवा क्या लिख सकते हो, मृदा। इतने कारक और भी हो सकते हैं, तो ये सब कारक पढ़ चुके हो। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो जरा। हम रात को अगर आप लोग का बुकलेट पढ़ रहे थे, उसमें दिया हुआ था, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, चलो बताओ, चलो जल्दी बताओ, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन हम उस पर देख रहे हैं, जल्दी बताओ, ठीक। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताइए, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। वो तो मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं, ये सही है, ठीक है ना। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं, ये सही है। एमडी शमीर जी, आई थिंक आपका पहला आंसर आया पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। अब ये क्वेश्चन ये पूछा है पेडोलॉजी, चलो अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है मान लो, ठीक है ना, पढ़ने में गलती ना करना। मृदा के निर्माण की क्रियाविधि क्या कहलाती है, या मिट्टी के निर्माण की क्रियाविधि क्या कहलाती है, ये आप लोगों में पूछा हुआ है। और ये तो एक ही बार था, वो 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा जो अभी ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, सबका आंसर सही आ रहा है, बस मुझे ये आंसर बताओ। नीरज जी, ऋषि, नितेश, दीप्ति, संध्या, साधु, ऋषभ, शाहिद, सोनाली, उषा, मिस्टर अभी, शमशाद, सोनम भारती, प्रिया, आराधना, नितेश, विष्णु, सजन, राजेश, सिद्धू यादव, ठीक है, देखे बना देंगे, ठीक है ना, पेडोलॉजी। अब मुझे ये बताओ ना, गलत है अभिषेक भारती जी, वो गलत है पूरी तरीके से। मुझे बस इतना बताओ, मृदा के निर्माण की क्रियाविधि क्या कहलाती है। चलो, मृदा के निर्माण की क्रियाविधि क्या कहलाती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दोनों वर्ड आसपास ही। चलो जल्दी बताओ,
ना पेडोलॉजी तो नहीं, पेडोलॉजी अध्ययन है। होलार्ड मिट्टी में पाई जाने वाली जल की कुल मात्रा को कहा जाता है केशिका जल, आर्द्रता जल, गुरुत्वीय जल और क्रिस्टलीय जल, चारों को मिला के होलार्ड कहा जाता है। नहीं निशा चौरसिया जी, आपकी कोई दुश्मनी नहीं है मुझसे, अगर दुश्मनी हो तो अपने मोबाइल पे मारिए, हो सकता है मुझे लगे। सॉइल फॉर्मेशन, हाँ उसको कहते क्या हैं, पेडोजेनेसिस। अभिषेक भारती का आंसर आया जो कि पूरी तरीके से सही है। क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस, 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 पेडोजेनेसिस। तो अगर कह रहा है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी। मृदा का निर्माण की क्रियाविधि क्या कहलाती है, तो पेडोजेनेसिस। ठीक है ना, ठीक। सबसे पहले आंसर जिसने भी किया था उसका पूरी तरीके से सही है, अभिषेक भारती ने आई थिंक किया था, वही हम पढ़े थे। ठीक है ना, मिश्र राखी यादव जी आपका भी आंसर, श्रुति, राजीव, नहीं ऋषभ राज जी, निर्बल कुमार जी, तनिषा जी, विकास जी, विकेश आई थिंक आपका नाम है। ठीक है ना, हाँ आप सबका आंसर आने लगा। मैंने गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ दिया सर, तो फिर चैट कैसे कर रहा हूँ, तोड़ दिए तो। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों में वायु वगैरह आता है। ठीक है ना, ठीक। अब मुझे ये बताओ पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे छोटी इकाई या यूनिट क्या है। चलो पारिस्थितिकी तंत्र, अच्छा अभी जैविक कारकों में क्या लिख लोगे, जैविक कारकों में लिख लोगे, एक लिख लोगे जंतु और एक लिखोगे क्या, पौधे। तो पौधों को पोषण के आधार पर फिर डिवाइड किए थे, याद है ना, स्वपोषी, दूसरा क्या था, परपोषी, परपोषी, ये याद रखना। फिर स्वपोषी को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किए थे, रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, ठीक, रसायन संश्लेषी, और फिर एक क्या लिखे थे, प्रकाश संश्लेषी। ये हम बना नहीं रहे हैं, बस समझा दे रहे हैं, प्रकाश संश्लेषी। परपोषी को चार पार्ट में डिवाइड किए थे, हम लिखेंगे नहीं, अब टाइम जाएगा उसमें, ऐसे करके वो फ्लो चार्ट पूरा बनाए थे तुम लोग। ठीक है ना, वो याद है, वही वाला है। ठीक है ना, बायोस्फीयर, पृथ्वी के चारों तरफ के उपयोग, वायुमंडल के घेरे को कहते हैं। ठीक है ना सर, मृदा नहीं है, मृदा है, मृदा। ठीक है ना, ठीक। पेडोजेनेसिस, ठीक। सुप्रभात, अभी कोई एक बच्चे को समझ में आया, ऐसा नहीं, लता कश्यप जी को। ठीक है, नहीं दिव्या जी, किसी से गुस्सा होने अच्छी बात नहीं है। ठीक, हाँ चार प्रकार किसने लिखा है, अमित जी ने। तो ये बात आप क्लियर कर लोगे। जल कितने प्रकार का था, चलो जल्दी बताओ, जल कितने प्रकार का था, जल कितने प्रकार का था, ये सब अगर बताओ जल्दी, फटाक से बताओ, सब याद होना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि ये पहले हम आप लोगों को समझा चुके हैं। ठीक है, अभी दिखा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ तो पहला था केशिका जल, मान लो केशिका जल। दूसरा कौन सा था, आर्द्रता जल, मान लो आर्द्रता जल। तीसरा कौन सा था, गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल। और एक है कौन सा, आर्द्रता, गुरुत्वीय, केशिका, नाम ही भूल रहा है, कैपिलरी, क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय जल। इसमें से ये तीनों पौधों को प्राप्त नहीं होता है, और अकेले कौन सा प्राप्त हो रहा था, केशिका जल। ठीक है ना, और जल की कुल मात्रा को क्या कहते हो, होलार्ड, होलार्ड। ठीक है ना, ये सब आप क्लियर होगा। ठीक है ना, वायु की गति तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन, बिंदुस्राव और गटेशन, इन तीन चीजों के बारे में लिखना है इसके हिसाब से, और इन तीनों के हिसाब से। पहला किसके बारे में, वाष्पोत्सर्जन पहले पढ़ा चुके हैं, इसमें जल की हानि वाष्प के रूप में होती है। दूसरा पढ़े थे बिंदुस्राव, इसमें जल की हानि किसके रूप में होती है, जल की बूंदों के रूप में होता है, जब दिन गर्म और रात ठंडी हो। और तीसरा था रस श्रावण, इसमें एक चिपचिपा तरल पदार्थ उसके तने वाले भाग से धारदार हथियार से काटने के कारण निकल रहा था, जो सफेद रंग का था, जिसको क्या कह रहे थे, सैप। ठीक है ना, तो अगर पूछेगा इतनी चीजें, तो इतनी चीजें तुमको पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले जैवीय और अजैवीय कारकों में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी तक एक यहाँ तक क्लियर हो गया हो, एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं सारा, परेशान मत होना, ये तो समझाना है बाद में। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले जैवीय और अजैवीय कारकों का वर्णन कीजिए। हाँ आर्द्रता कहते हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो फिर इकोलॉजी क्या है, किसी जीव का वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को इकोलॉजी कहते हो। ठीक है ना, जिसमें जैवीय कारकों का अजीवीय कारकों से, जैवीय कारकों का जैवीय कारकों से, और अजैवीय कारकों का अजैवीय कारकों से संबंध स्थापित किया जाता है।
भारत में पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी माने जाते हैं, जबकि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग रेटर ने 1868 में किया था और यह एक जंतु वैज्ञानिक थे। विभिन्न वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी की अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें अर्नेस्ट हेकल के अनुसार वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है और ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी की संरचना एवं प्रकारों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर पारिस्थितिकी को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्व पारिस्थितिकी, दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी किसे कहते हो? किसी एक जीव या एक ही जीव की समस्त जातियों का वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को स्व पारिस्थितिकी कहते हो। जबकि दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जातियों का वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। इसे प्रभावित करने वाले दो कारक माने जाते हैं, पहला है जैवीय, दूसरा है अजैवीय कारक। जैवीय कारकों में आते हैं जंतु और पौधे। पौधे पोषण के आधार पर दो प्रकार के, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी भी दो प्रकार के, जो रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी क्या हो गया? जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, और रसायन संश्लेषी वो हो गया जो सूर्य के प्रकाश में अनुपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। परपोषी जो भोजन की क्रिया के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। परजीवी, वह जीव जो पोषण की क्रिया के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है और उसे हानि पहुंचाता है, उसे कहते हैं परजीवी। सहजीवी, जब दो परस्पर जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और जिससे दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, उसे क्या कहते हो? सहजीवी। तीसरा मृतोपजीवी, ऐसे पौधे जो अपने भोजन को सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं मृतोपजीवी। और चौथा था कीटभक्षी, वह पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन उनके शरीर में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है क्योंकि वो दलदल वाली भूमि पर पाए जाते हैं। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जब वह किसी दूसरे जीवों को खाकर उनके शरीर से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा अजैविक कारक। अजैविक कारकों में सबसे पहला क्या आ गया? जल। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं, जिसमें चार प्रकार के जल पाए जाते हैं। केशिका जल, पहला हो गया केशिका जल। एक मिनट रुक जाओ, हमको सारा चीजें बोल लेने दो। केशिका जल कैसे कहोगे? मृदा में उपस्थित मिट्टी के कणों के बीच जो खाली स्थान है, उसमें यदि जल तरल पदार्थ के रूप में पाया जाए तो उसे केशिका जल कहते हैं, और यह जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। आर्द्रता जल, मृदा के कणों के बीच उपस्थित खाली स्थान में जो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता जल, और यह जल पौधों को प्राप्त नहीं होता है। गुरुत्वीय जल, वर्षा का वह जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमि के निचले सतह में प्रवेश कर जाता है, उसे कहते हैं गुरुत्वीय जल, और यह जल भी पौधों को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि यहाँ तक या इस भाग तक पौधे के जड़ विकसित नहीं होते हैं। और क्रिस्टलीय जल, वर्षा का वह जल जो मिट्टी के कणों में उपस्थित होता है, उसे कहते हैं क्रिस्टलीय जल, क्योंकि और यह जल भी पौधे के जड़ों को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि पौधे के जड़ अंतराकणकीय स्थान के बीच में विकसित होते हैं। प्रकाश, वायु प्रकाश और तापमान, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है किस पे? वाष्पोत्सर्जन पर, बिंदुस्राव पर और रसस्राव पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषित किए गए जल का कुछ भाग ऑक्सीजन के निर्माण में खर्च हो जाता है। शेष जल यदि पौधों की पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण किए गए जल का कुछ भाग ऑक्सीजन के निर्माण में खर्च हो जाता है, जिसका कुछ भाग पौधों की पत्तियों में उपस्थित जल रंध्रों द्वारा यदि जल के बूंद के रूप में बाहर निकलता है तो इस क्रिया को कहते हो बिंदुस्राव। और यह क्रिया जब दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं तब जाके संपन्न होता है। कमेंट सबका आ रहा है बाबू? 2 मिनट रुक जाओ, सुन लोगे तो एक बार पूरा रिवाइज हो गया। रसस्रावण किसे कहते हो? वर्षा का वह जल जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषित करते हैं। यदि पौधों के तने वाले भाग को किसी धारदार हथियार से काट दिया जाए तो उससे एक चिपचिपा तरल पदार्थ बाहर निकलता है जिसे सैप कहते हैं, और उसे बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? रसस्रावण कहते हैं। यदि वायु की गति तेज हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, यदि वायु की गति स्लो हो या धीमी हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। प्रकाश, यदि वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश अत्यधिक हो तो पौधे को जल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण जल अवशोषण की क्रिया बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होती है? बढ़ जाती है। और प्रकाश कम होने पर पौधे जल अवशोषण की क्रिया धीमे करते हैं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर धीमी हो जाती है। वायुमंडल में तापमान अधिक होने के कारण पौधों को अपनी शारीरिक संरचना को जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप को नियंत्रित करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती है। तो तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, और तापमान कम होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाएगी। मृदा, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, जबकि मृदा का निर्माण पेडोजेनेसिस कहलाता है, जिसके आधार पर मिट्टी में जो छोटे छोटे कण होते हैं उनकी संरचना यदि छोटी छोटी होगी, ठीक है ना, मतलब बाकियों से कंपेयर करो तो छोटी हो, तो उसमें जल अवशोषण की क्रिया या क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण ये पौधों को क्या होता है? आसानी से प्राप्त होता है। इस आधार पर मृदा में जो जल होता है, पौधों में दो क्रिया होती है जिसको कहते हैं मिल्टिंग या म्लान या मुरझाना कहते हैं। यदि मृदा में जल की मात्रा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो पौधे जल अवशोषण की क्रिया नहीं करते हैं, जिसके कारण पौधा हमेशा के लिए मुरझा जाता है, जिसे अस्थायी म्लानी कहते हैं। यदि कह रहा है कि दिन में तापमान अधिक हो तो दिन में पौधा मुरझाया हो, और रात में तापमान कम होने के कारण पौधा अपने सामान्य अवस्था में पुनः आ जाता है, तो पौधा अस्थायी रूप से मुरझाने की क्रिया करता है, जिसे अस्थायी म्लानी कहते हो। इतनी चीजें तुमको लिखनी है, तब जाके तुम अच्छे से नंबर पा सकते हो, पूरा 5 में 5। पेपर हार्ड नहीं होता यार, देखो पेपर हार्ड होने की बात नहीं है, यहाँ बात ये है कि तुमने सारे क्वेश्चन टच किए हैं कि नहीं। पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति पर आश्रित होना, और वो एक व्यक्ति क्या है? खुद। ये एकदम गलत बात है। अगर तुमको लग रहा है कि तुम अकेले निकल के दुनिया बदल लोगे तो ये पूरी तरीके से गलत हो गया, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
तुमको ज्ञान अगर सीखना है तो बाकियों से कुछ अलग करना पड़ेगा। पूरी दुनिया यही हेडिंग पूरे बिहार में पढ़ रहा होगा, पर मेरा पढ़ाया किसी को एकदम नहीं समझ में आ रहा, किसी को ऐसा समझ में आ गया होगा कि एकदम याद हो गया होगा जितना भी हम बोले हैं, अगर उसे पूछ लिया जाए तो। ठीक है ना? तो वही बात है कि कौन कितना अपने आप को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। अपने आप को कंफर्ट जोन से, जो आराम वाली दुनिया हो गई है ना कि इतना पढ़ लिया पास हो जाएंगे फर्स्ट डिवीजन, उससे बाहर निकाल लो। तो अपने आप को जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल लो ना, तब तक तुम समझ लो एकदम मरे पड़े हो। मरे पड़े हो कहने का मतलब तुम्हारा जीवन स्थिर है। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा जीवन एकदम अच्छे से चल रहा है, सब चीज़ तैयार है, तो समझ लो वो सबसे ज़्यादा मुसीबत में है। और जिसको लग रहा है, वो पढ़ रहा है कि अरे यार कुछ तैयारी नहीं हो रही है, कुछ दिक्कतें हो रही है, रोज कुछ छूट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एफर्ट कर रहा है ना, लाइफ में पढ़ रहा है ना, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है ना, समझ लो कि वो सही जा रहा है। जब परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत हो जाएं तो समझ लो तुम अपने सही रास्ते पे हो। ठीक है ना? ठीक है। अभी तक आज के हेडिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। कोई बात नहीं, खिचड़ी हो गया, लिखोगे तो एकदम फ्लैट हो जाएगा, पराठा बन जाएगा। बताओ सर बायोलॉजी भूल जाते हैं, कैसे याद करें? हर चीज़ भूलने के लिए ही बनी है। अगर तुम कोई चीज़ भूलोगे नहीं तो पागल हो जाओगे। तो हर चीज़ को रिवाइज करने की आदत डालो। ये गलत है आदित्य राज जी। जरा यही बात आप अपने माता जी से या घर के परिवार के सदस्यों से पूछिएगा कि क्या आप लोग सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। तो आपको जवाब उसका मिल जाएगा, क्योंकि आपकी दुनिया आपके घर वाले हैं, बाकी दुनिया से तो आप पहचानते हैं। ठीक ना? अपने और पराये में फ़र्क होता है। ठीक, बाकी को पहचानते हो, अपनों को जानते हो, के साथ जीवन व्यतीत। ठीक है, जल्दी बताओ कि आज के सारे हेडिंग क्लियर थे कि नहीं, उसके बाद हम कुछ करें, कहें। हाँ छोड़ रहे हैं आप लोग, जल्दी बताइए कि आज के सारे हेडिंग क्लियर हैं कि नहीं। वाह गुरुजी मजा आ गया। ठीक है करण, थैंक यू। कोई बात नहीं कोमल जी, पढ़ते रहिए, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखिए ही नहीं कि यार सब सही है, सब मेरा तैयार है। नो डाउट पूरा क्लियर हो गया। मेरा मैराथन देखो, जब तक एक बार हम सब्जेक्ट थियरी पढ़ा नहीं लेते तब तक मैराथन आएगा नहीं। देखते हैं। आपके क्लास में ही तो सब याद हो गया सर, आप क्या पूछ रहे हैं? अच्छा थैंक यू। आई थिंक आपका नाम निकल गया, आप पढ़ नहीं पाए बाबू। चलो क्रिस्टल क्लियर है। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, ख्याल रखो अपना और आपका दिन शुभ हो। ठीक है ना? बाय।